हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं कॉटन, जो कि यहाँ एक मेजर कॉप है और इससे भी संबंधित आपको एक या दो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ यहाँ इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं वो सब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके साथ साथ आप नोट भी कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आसस नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कॉटन इज पॉपुलर इन अमेरिका एज, अर्थात यहाँ अमेरिका में ये किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसे बोला जाता है यहाँ व्हाइट गोल्ड। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सफ़ेद सोना किसे बोला जाता है, तो सफ़ेद सोना किसे बोला जाता है यहाँ, ये बोला जाता है कपास को। किसे बोला जाता है, सफ़ेद सोना अर्थात व्हाइट गोल्ड, ये बोला जाता है कॉटन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडियन या फिर ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है ओल्ड कॉटन तो कौन कौन सी होती है, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियस। ये कुछ स्पीसीज होती है जो कि ओल्ड मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अमेरिकन या फिर न्यू वर्ल्ड कॉटन किसे बोला जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए ओल्ड वर्ल्ड की तो ओल्ड वर्ल्ड में तो कौन कौन सी स्पीसीज आती है, हाँ ये आती है गोसिपियम आर्बोरियंस होती है और गोसिपियम हर्बेसियस आती है। लेकिन अगर बात की जाए न्यू वर्ल्ड की, ठीक है, ओल्ड की तो हो गई, अब बात करते हैं न्यू वर्ल्ड की। तो किसे माना जाता है, इसे माना जाता है गोसिपियम हिर्सुटम को माना जाता है। किसे माना जाता है, गोसिपियम हिर्सुटम को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इजिप्शियन कॉटन या फिर सी आइसलैंड कॉटन कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ टर्म दे रखी है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान समझना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है ओल्ड वर्ल्ड की कॉटन किसे बोला है, तो इसकी मुख्यतः दो स्पीसीज होती है, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियस। अब बात करते हैं न्यू वर्ल्ड या फिर अमेरिकन कॉटन किसे बोला जाता है, तो कौन सी होती है यार, हाँ कौन सी स्पीसीज होती है, ये होती है गोसिपियम हिर्सुटम। और अगर बात करते हैं इजिप्शियन कॉटन या फिर सी आइसलैंड कॉटन तो वो कौन सी होती है, गोसिपियम बारबेडेंस होती है। कौन सी होती है, गोसिपियम बारबेडेंस होती है। ठीक है, चारों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, अर्थात कपास की खेती करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है, सबसे बेस्ट या फिर सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, काली कपास मृदा। कौन सी होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल। यार हाँ, काली मृदा सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसलिए यार हाँ जो काली मिट्टी होती है अर्थात यार हाँ जो ब्लैक सॉइल होती है उसे यार हाँ काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली कपास मृदा क्यों बोला जाता है, इसका रीजन यही होता है यार हाँ जो काली मृदा होती है कपास के लिए सबसे बेस्ट होती है, कपास के कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसलिए यार हाँ जो काली मृदा होती है तो इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कॉटन की कल्टीवेशन की जाती है मेन तो किस में की जाती है ना, कपास जो काली मृदा में ही की जाती है। इसके साथ साथ अगर आप बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या जो आपकी कॉटन है अर्थात जो कपास है इसकी जलोढ़ मृदा में खेती की जा सकती है, अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाता है कि जलोढ़ मृदा में इसकी खेती की जा सकती है तो यार हाँ की जा सकती है। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रमुख है तो प्रमुख तो किस में की जाती है यार हाँ ब्लैक कॉटन सोइल में की जाती है अर्थात यार हाँ ब्लैक मृदा में की जाती है। लेकिन अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाता है कि क्या कपास की खेती जलोढ़ मृदा में की जा सकती है, तो की जा सकती है। ठीक है, याद रखना की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द फाइबर कलर ऑफ अमेरिकन कॉटन। तो यहाँ जो अमेरिकन कॉटन होती है, जैसे कि हमने अभी बताया था अमेरिकन कॉटन कौन सी होती है, उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो फाइबर कलर अर्थात उसके रेशे का कलर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है यहाँ, क्रीमी वाइट होता है। किस प्रकार का होता है, अमेरिकन कॉटन का जो कलर होता है ये होता है क्रीमी वाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ लिंट इन सीड कॉटन इज, अर्थात जिसे जिनिंग भी बोला है। जिनिंग क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ जिनिंग क्या होती है, अर्थात यहाँ कपास जो कपास होते हैं तो उसे अलग करना, अर्थात जो रेशा होता है या फिर फज होता है तो इसे जो कॉटन का बोल होता है उससे अलग करना ही क्या कहलाता है, जिनिंग कहलाता है। और ये जिनिंग परसेंटेज कितना होता है, तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि जिनिंग परसेंटेज होता है यानी कपास रेशे को अलग करना ही कहलाता है, जिनिंग कहलाता है। और ये कितना होता है, 33% होता है। कितना होता है, अगर बात की जाए यार हाँ कॉटन का जिनिंग परसेंट तो कितना होता है, 33%, 33% होता है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉटन में जो जिनिंग परसेंटेज होता है वो कितना होता है, तो होता है 33% होता है, 33% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इंटर स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ कॉटन। तो इंटर स्पेसिफिक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंटर स्पेसिफिक वेराइटीज़ के बारे में पूछा गया है। तो कौन कौन सी हो सकती है यार हाँ, ये आप ऑप्शन से देख लीजिए। यार हाँ, वारालक्ष्मी होती है, DCH32 होती है जो कि एक हाइब्रिड वेराइटी होती है, HB224 और DHB105 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है इंटर स्पेसिफिक की अगर बात करते हैं तो वारालक्ष्मी होती है, DCH
32 होती है जो कि एक हाइब्रिड वेराइटी होती है, HB224 और DHSB105 होती है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में। तो अगर बात करते हैं यहाँ इंट्रा स्पेसिफिक वेराइटीज़ के बारे में तो कौन कौन सी होती है, यहाँ H4 होती है, 6 होती है, H4 या 6, सविता और सूर्या जो कि एक हाइब्रिड वेराइटी होती है, और JKHY फर्स्ट होती है। ठीक है, अगर बात की इंटर स्पेसिफिक वेराइटीज़ के बारे में तो कौन कौन सी होती है, वाराणसी में मैन होती है और DCH32 होती है जो कि एक हाइब्रिड वेराइटी होती है। अगर बात करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में, ठीक है, ये होती है इंट्रा और ये होती है इंटर। तो इंट्रा यानी इंटर में तो कौन कौन सी आती है, प्रमुखतः वाराणसी और DCH32 आती है। और अगर बात करें इंट्रा में तो इंट्रा स्पेसिफिक वेराइटीज़ कौन कौन सी होती है, मैन ये होती है H4 होती है, सविता होती है और सूर्या होती है जो कि एक हाइब्रिड वेराइटी होती है। ठीक है, याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ए कॉटन वेराइटीज़ ऑफ। अर्थात सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि MSP होती क्या है। ठीक है, MSP होती क्या है और ये कब दी जाती है, ये किसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए MSP होती क्या है। ठीक है, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती क्या है यार, हाँ गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर बाई चांस किसी भी प्रकार का जो फसल में लॉस हो जाता है तो उसके प्रति अर्थात उससे प्रोटेक्शन करने के लिए जो गवर्नमेंट से जो धनराशि दी जाती है उसे बोला जाता है यार हाँ MSP दी जाती है। ठीक है, उसे ही बोला जाता है MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और अगर बात करते हैं किसके द्वारा दी जाती है तो ये दी जाती है हाँ CACP के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है, CACP के द्वारा दी जाती है। ठीक है, याद रहेगा किसके द्वारा दी जाती है, CACP के द्वारा दी जाती है। और MSP यहाँ कि MSP होती क्या है यहाँ गवर्नमेंट सरकार के द्वारा अगर फसल को किसी भी प्रकार का लॉस हो जाता है तो उसके प्रति प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो धनराशि दी जाती है तो उसे यहाँ MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कॉटन वेराइटीज। अर्थात यहाँ पर आपसे बताया गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो फिक्स्ड प्राइस दी जाती है वो कितनी है, अर्थात किस वेराइटीज़ पर दी जाती है तो ये होती है H4, H777 और F414। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि G777 इज ए कौन सी वेराइटी होती है, ये होती है यहाँ इंडियन कॉटन वेराइटी होती है। ठीक है, G777 कौन सी वेराइटी होती है, ये होती है इंडियन कॉटन वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कैन बी टॉप ड्रेस्ड इन कॉटन अप टू। अर्थात यहाँ टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होते हैं तो इनका प्रयोग कब तक करना चाहिए, अर्थात यहाँ फर्स्ट फ्लोरिंग तक कब तक किया जाता है। अगर बात किया नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होते हैं तो इनको टॉप ड्रेसिंग के लिए अर्थात टॉप ड्रेसिंग के रूप में कब तक इसका प्रयोग किया जाता है तो इनका प्रयोग किया जाता है फर्स्ट फ्लोरिंग। अर्थात यहाँ जब तक कॉटन में फर्स्ट फ्लोरिंग नहीं आ जाती है तब तक जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द केमिकल यूज्ड फॉर डिलीटिंग ऑफ कॉटन, डिलीटिंग ऑफ कॉटन। अब यहाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस रसायन का प्रयोग किया जाता है डिलीटिंग के लिए, कॉटन की डिलीटिंग के लिए। अर्थात यहाँ डिलीटिंग का मतलब क्या होता है, अर्थात यहाँ इसका भी मतलब वही होता है कि रेशे को कपास से अलग करना, कपास से रेशे को अलग करना या फिर जो फज होता है उनसे अलग करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिलीटिंग। और अगर बात किया रहा किस केमिकल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है कपास और रेशे को अलग करने के लिए। तो कौन सा होता है H2SO4। और H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल का ही नाम क्या होता है, सिंबल क्या होता है इसका, H2SO4 होता है। ओके, याद रहेगा कि डिलीटिंग के लिए अगर बात की जाए कॉटन में तो किसका प्रयोग कैसा है, किस रसायन का प्रयोग कैसा है, ये कैसा है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट कंटेंस लिंट एंड फज। अर्थात यहाँ कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे प्राप्त किया जाता है लिंट और फज को। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट कंटेंस लिंट एंड फज। ठीक है, लिंट और फज यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं आपको। तो ये होते क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। एक होता है लिंट और एक होता है फज, दोनों ही रेशे होते हैं, दोनों ही फाइबर होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि एक होता है लिंट, एक होता है फज। ठीक है, जो लंबे रेशे होते हैं, जो लंबे रेशे होते हैं तो उसे किस नाम से जाना है, तो उसे बोला जाता है हाँ लिंट के नाम से। ठीक है, दोनों थोड़ा इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एक वर्ड का अंतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है लिंट के बारे में तो लिंट क्या होता है यार, लंबा रेशा होता है। जो यार हाँ जो फाइबर होता है जो लंबा होता है तो लंबे फाइबर को अर्थात लंबे रेशे को किस नाम से आता है, उससे बोला जाता है लिंट। और अगर बात की जाए फज तो फज क्या होता है, एक छोटा रेशा होता है। ठीक है, लंबे रेशे की अगर बात करते हैं तो लंबा रेशा को किस नाम से जाना है, लिंट के नाम से जाना है। लेकिन अगर बात करते हैं फज तो फज क्या होता है, जो छोटा रेशा होता है, जो छोटा रेशा होता है तो छोटा रेशा क्या कहलाता है यार, हाँ फज के नाम से जाना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगर बात करते हैं लिंट तो लिंट क्या होता है यार, लंबा रेशे को लिंट के नाम से जाना है। और अगर बात करते हैं फज तो फज क्या होता है, एक छोटा रेशा होता है। ठीक है, दोनों याद रहेंगे।
अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट कंटेंस लिंट एंड फज, अर्थात कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे प्राप्त किया जाता है, तो होता है हेम्प होता है। कौन सा होता है? हेम्प होता है, जिससे यहाँ लिंट और फज को प्राप्त किया जाता है। और लिंट क्या होता है? लंबा रेशा होता है, और फज क्या होता है? छोटा रेशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक बेल या फिर बाल ऑफ कॉटन इज इक्वल टू, अर्थात कितना वजन होता है, एक बॉल होती है कॉटन की, तो ये कितना इसका वजन होता है। ठीक है, इसका कितना वजन होता है ये आपसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो यार हाँ, अगर बात की एक बॉल कॉटन की, तो इसका वेट कितना होता है? 170 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 170 किलोग्राम होता है। इसके साथ साथ यार हाँ, एक ये 2 क्वेश्चंस और बनते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कॉटन का, तो कॉटन की जो एक बॉल होती है उसका वेट कितना होता है? इसका होता है 170 किलोग्राम होता है। अब बात करते हैं जूट, तो जूट का कितना होता है और पटसन का कितना होता है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जूट का जो एक बॉल होती है उसका वेट कितना होता है, तो उसका होता है यार 180 किलोग्राम होता है। 180 किलोग्राम आप याद रखोगे। जूट का कितना होता है? 180 ग्राम। कपास का कितना होता है? 170 ग्राम। और अगर बात की पटसन, जिसे हम मेस्टा के नाम से जाना है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड क्या होता है? पटसन का मेस्टा होता है, और इसका वेट कितना होता है? 181 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसका होता है 181 किलोग्राम। अब इसे कैसे याद रखोगे, अर्थात सबसे कम किसका होता है? ठीक है, कन्फ्यूज ना हो इसके लिए याद रखना कम। हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है इसे आप डायरेक्ट मान सकते हो कम के नाम से। ठीक है, 170 है तो किसकी होती है? कपास की होती है। और कम से आप याद रखोगे तो कम का मतलब यानी फर्स्ट वर्ड ले लेंगे आपको, तो फर्स्ट वर्ड से आप इजीली याद रख पाओगे कि सबसे कम किसका होता है? कपास का होता है। सबसे कम किसका होता है? कपास का होता है। और कितना होता है? 170 किलोग्राम होता है। अगर बात करते हैं जूट, तो जूट का कितना होता है? 180 किलोग्राम होता है। और अगर बात करते हैं पटसन, जिसे यार हम मेस्टा के नाम से जानता है, तो मेस्टा का कितना होता है? एक बॉल का वजन ये होता है 181 किलोग्राम होता है। ठीक है, तीनों याद रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द एवरेज वेट ऑफ वेरी फाइन फाइबर, अर्थात सबसे बहुत जो अच्छा होता है, सबसे जो फाइन होता है फाइबर, उसका वेट कितना होता है। तो कितना होता है यहाँ? 3.0 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? ये होता है 0 लेस देन 3.0 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इफ़ द फाइबर लेंथ ऑफ ए कॉटन हाइब्रिड वैरायटी इज 25 mm इट क्लासिफाइड अंडर। क्वेश्चन समझ गए। अगर आपसे पूछ लिया ऐसा यार, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ़ द फाइबर लेंथ ऑफ ए कॉटन हाइब्रिड वैरायटी, अर्थात ऐसी कौन सी वेराइटी, यानी ऐसी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है जिसकी जो क्या होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है? 25 mm से भी कम होती है या फिर 25 mm होती है, तो उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? तो उसे रखा गया है, उसे लगा गया है लॉन्ग स्टेबल कॉटन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है लेस नंबर ऑफ नोट्स इन कॉटन इस टर्मलेस, अर्थात यहाँ नोट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले याद रखना गांठ होती है। ठीक है, जो गांठ होती है मतलब यानी जो कपास गांठ होती है, तो वो उनकी संख्या कम होना क्या कहलाता है? तो सुपीरियर क्वालिटी कॉटन कहलाता है। अर्थात वे कॉटन या फिर वे कॉटन वेराइटी जिसमें क्या होती है, गांठ या नोट्स की नंबर कम होते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे यानी किस क्वालिटी में रखा गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है सुपीरियर क्वालिटी कॉटन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइबर और कॉटन कंटेंट्स, अर्थात जो फाइबर होता है, जो रेशा होता है, ये किससे मिलकर बना होता है या फिर किससे बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हाँ, ये होता है जो फाइबर होता है, कॉटन का जो फाइबर होता है, जो रेशा होता है, ये क्या होता है? एक सेलुलोज होता है। अर्थात सेलुलोज से मिलकर बना होता है रेशा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ फाइबर ऑफ कंटेंट, तो ये किसका होता है? सेलुलोज का होता है। ठीक है, याद रहेगा, फाइबर ऑफ कॉटन कंटेंट्स, तो ये होता है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट, अर्थात कौन सा पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस होती है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन सबसे पहले होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो अगर बात की हम बीटी कॉटन, अगर बात की जाए बीटी कॉटन के बारे में, तो बीटी सबसे पहले तो आपको यही माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बीटी होती क्या है। बीटी होती क्या है, तो आपको कई बार मैंने बताया है कि बेसिलस थुरेंजिस होता है। क्या होता है यार? हाँ, बेसिलस थुरेंजिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। बीटी क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है, और जिसका नाम क्या होता है? बेसिलस थुरेंजिस। और ये क्या करता है यार? कीटों के प्रति रेजिस्टेंस क्षमता विकसित करता है। इसलिए यार हाँ, कि एक इसे जीनोमिक भी मान सकते हो। ठीक है, जीएम फसल भी इसे बोला जा सकते हैं आप, कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का एग्जाम्पल बताइए, तब आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती है, तो उनका एग्जाम्पल बताइए, तो कैसे दे सकते हो यार? हम बीटी कॉटन दे सकते हो। ठीक है, बीटी कॉटन आपका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। ओके, इसके बारे में जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसके बारे में हमने क्लियर कर दिया कि बीटी का होता है क्या है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी सीड रेट क्या होती है।
ठीक है, सी डेट से क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सी डेट क्या होती है, तो सी डेट होती है इसके 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बीटी कॉटन की सी डेट कितनी होती है, तो इसकी सी डेट कितनी होती है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ओके, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द पेस्ट, अर्थात कौन सा ऐसे पेस्ट है जिसके प्रति यहाँ रेजिस्टेंस होती है, तो कौन सा होता है, हेलिकोवर्प, अर्थात स्पॉटेड बॉलवर्म के प्रति रेजिस्टेंस होती है। बीटी कॉटन किसके प्रति रेजिस्टेंट होती है, तो ये होती है स्पॉटेड बॉलवर्म के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यार ये कुछ पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनको भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ की जो कपास होती है इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की ब्रांचेस लगती है। जो शाखाएं होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिम्पोडियल, एक होती है मोनोपोडियल। एक होती है सिम्पोडियल, एक होती है मोनोपोडियल। अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है, कि मोनोपोडियल क्या होती है और सिम्पोडियल क्या होती है, अर्थात सिम्पोडियल ब्रांचेस तो कौन सी होती है और मोनोपोडियल ब्रांचेस कौन सी होती है, तो मोनोपोडियल का मतलब अर्थात वे शाखाएँ जो यहाँ की वानस्पतिक शाखाएँ होती है। आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि वानस्पतिक शाखाओं को तो किस नाम से जाना है, ये जाना है मोनोपोडियल के नाम से। और जो यहाँ प्रजनन जो शाखाएँ होती है, तो प्रजनन शाखाओं को किस नाम से जाना है, सिम्पोडियल के नाम से जाना है। इसके अगर एक टिप्स भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, कैसे याद रखोगे, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए यहाँ सिम्पोडियल, इस सिम से यार आप सीमन रख सकते हो। ठीक है, सीमन का क्या रोल होता है, प्रजनन के लिए होता है। इसका तो आपको पता होगा कि सीमन का क्या रोल होता है, यहाँ प्रजनन से संबंधित इसका रोल होता है। ठीक है, प्रजनन से संबंधित रोग होता है, यानी इसका जो रोल होता है ये किस में होता है, प्रजनन से संबंधित होता है। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ सिम्पोडियल का मतलब क्या होता है, प्रजनन जो संबंधित शाखाएँ लगती है कॉटन में, अथर कपास में, तो उन्हें बोला जाता है यहाँ सिम्पोडियल के नाम से। और अगर बात की है मोनोपोडियल, तो मोनोपोडियल कौन सी ब्रांचेज होती है, ये होती है वानस्पतिक शाखाएँ होती है। ठीक है, इसलिए याद हो जाएगा। सिम्पोडियल मतलब सीमन आपको याद रखना है, सीमन का मतलब क्या होता है, प्रजनन संबंधी उसका रोल है, अर्थात क्या होती है, प्रजनन शाखाओं को सिम्पोडियल के नाम से जाना है। और मोनोपोडियल क्या होती है, मोनोपोडियल मतलब वानस्पतिक शाखाएँ होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाँ सीड कॉटन तो क्या होती है और कॉटन सीड होती क्या है। ठीक है, 2 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं कि एक होता है सीड कॉटन, एक होता है कॉटन सीड, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसे आप थोड़ा सा बस इतना सा याद रखना कि अगर आपको आगे सीड देखने को मिल जाता है, अगर आपको बाई चांस देखने को मिलता है सीड, तो क्या करना है, आपको सीड प्लस लिंट लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है, सीड प्लस लिंट लिख देना है। और अगर बात की जाए सबसे पहले आपको कॉटन मिल जाता है, इसका मतलब यार यहाँ की जो सीड है इसको लिंट से अलग कर दिया गया है, अर्थात ये दोनों एक साथ नहीं होंगे बल्कि इन दोनों को अलग कर दिया गया है। और अगर आपको आगे सीड देखने को मिल जाता है, इसका मतलब सीड और लिंट दोनों एक साथ है, याद रहेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको देखने को मिल जाता है सीड आगे है, तो क्या करना है, सीड प्लस लिंट लिख देना है। लिख दोगे इतना कि सीड प्लस लिंट आपको लिख देना है डायरेक्ट, कि सीड कॉटन अगर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए कॉटन सीड, तो कॉटन सीड का मतलब क्या होता है, इतना सा लिख देना कि सीड को लिंट से अलग करना क्या कहलाता है, कॉटन सीड कहलाता है। ठीक है, इतना सा लिख दोगे, इसलिए याद हो जाएगा कि अगर आपको आगे सीड देखने को मिलता है तो सीड प्लस लिंट लिख देना है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है सीड कॉटन होता है क्या है, तब भी आप इसके बस इतना सा लिख देना कि सीड प्लस लिंट ही क्या कहलाता है, सीड कॉटन कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कॉटन सीड क्या होता है, तो यहाँ सीड को लिंट से अलग करना क्या कहलाता है, कॉटन सीड कहलाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कि कौन सा प्लांट होता है कॉटन, तो कॉटन कौन सा प्लांट होता है यार, हाँ ये होता है एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है। किस प्रकार का प्लांट होता है, ये एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है, दिवस निष्प्रभावी होता है। ठीक है, इतना सा याद रखना। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ लिया जाता है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ कॉटन का क्षेत्रफल और सबसे ज़्यादा जो एरिया है, अर्थात एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये होता है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गुजरात में है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गुजरात में है। और अगर बात किया राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और जो एरिया होता है कॉटन का, ये कहाँ पर होता है, हनुमानगढ़ क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है, हनुमानगढ़ में होता है। ठीक है, याद रखें। अगर इंडिया के बारे में पूछा जाता है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसको ग्रो या फिर इसका एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है। और अगर बात किया राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कपास की जो खेती की जाती है, ये की जाती है हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो मैंने लगभग आपके जो सभी पॉइंट है वो क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को यार शेयर भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दिया अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर भी कर दिया करो यार, जिससे कि दूसरे भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। ओके, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। बाय बाय, टेक केयर।